नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब के मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा लाल किताब का अध्याय लेके आ रहा हूं जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा और जिनको ज्योतिष में रुचि है वो इस चैप्टर को ज़रूर सुने और जो भी मैं इस पे इंफॉर्मेशन दूंगा वो लाल किताब से होगी। दोस्तों, लाल किताब में एक चैप्टर आता है पितृ ऋण, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी है ऋण को लेकर, पितृ ऋण को लेकर, पितृदोष को लेकर। और इसी पितृ ऋण या पितृदोष के नाम पर बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है वो बहुत उपाय भी करवा रहे हैं और अच्छे खासे लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि पितृ ऋण का जो एक्चुअल में उपाय है आप वो उपाय करें, और जितना आसान और इजी पितृ ऋण का उपाय है, बिल्कुल सस्ता, इससे आसान और इजी उपाय मेरे ख्याल से और कहीं नहीं लिखे हुए। दोस्तों, पितृ ऋण को पहले समझने से, उपाय करने से पहले हमें पितृ ऋण को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं। तो पितृ ऋण, इन श्राद्धों में किए उपाय भी जो है पितृ ऋण के उपाय अगर हम करते हैं तो श्राद्धों में भी उसका अच्छा लाभ हमें मिलेगा। दोस्तों देखिए, पितृ ऋण का मतलब होता है ऐसा ऋण, ऐसा कर्जा जो हमारे बाप दादा या बुजुर्गों ने लिया हो। अब ये कर्ज वो कर्ज नहीं है जो हम पैसे का कर्ज कहते हैं, कि पैसे का कर्ज अगर हमारे बाप दादा ने, पिता ने या दादाजी ने लिया है तो हमें उतारना है, वो तो ठीक है। लेकिन ये कर्ज कर्मों के कर्ज हैं, जिसे उतारने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने वो कर्म किए हैं। अच्छे बुरे दोनों कर्मों की फल आपको मिलने हैं। अच्छे के मिले या ना मिले, लेकिन बुरे कर्मों के तो फल अमूमन पंडित जी ने कहा है कि मिल ही जाया करते हैं। और पंडित जी ने यहां तक लिख दिया कि जो ऋण वाला टेवा है, ये अमूमन ऐसे व्यक्ति, ऋण वाले टेवे वाले जो लोग हैं, वो अमूमन तीसरी पीढ़ी तक आकर खत्म हो जाते हैं। मतलब ऐसे टेवे वाले अमूमन बचते ही कहां है, ऐसे टेवा, ऐसा घर बचता ही कहां है जिनमें ऋण हो। मतलब इतनी बुरी तरीके से ये आपके परिवार को, आपके खानदान को नेस्तो नाबूद कर देता है, आपके कारोबार को, हर चीज को। इसके लिए पंडित जी ने लाल किताब में बहुत आसान सी भाषा में हमें समझाया है कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ही ग्रहों के ऋण पंडित जी ने हमें बताए हैं, जिसमें पहला ऋण बृहस्पति का, दूसरा ऋण चंद्रमा का, तीसरा ऋण सूर्य का, चौथा ऋण शुक्र का, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर शनि का, राहु का और केतु का। इस तरह से 7 ऋण पंडित जी ने हमें बता दिए। अब इन ऋणों को जन्म कुंडली में देखने का तरीका भी हमें वो समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋण हमेशा आपको जन्म कुंडली से ही देखना है, जन्म कुंडली के अलावा किसी और कुंडली से, जैसे वर्ष कुंडली होती है, महीना कुंडली होती है, गोचर कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, उनसे ऋण नहीं देखा जाएगा। ऋण आपकी जन्म पत्रिका से देखा जाएगा। पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट पंडित जी लिखते हैं कि अगर आपके टेवे में, आपकी जन्म पत्री में अगर ऋण है, जो ग्रह ऋण बना रहा है और जिस ग्रह के द्वारा ऋण बन रहा है, उस पत्री में ख्वाह लाख, चाहे लाख राजयोग हो, जितने मर्जी योग बड़े अच्छे बन के बैठे हों ग्रह, उनको उन ग्रहों का फल राजयोग भोगने को नहीं मिलेगा। वो राजयोग अपना फल नहीं दे पाएगा जब तक कुंडली में ऋण है। ऋण किसका? हमारे बुजुर्गों का, बाप दादा का। और बुजुर्ग क्या है? हमारी जड़ें क्या है? हमारे बुजुर्ग। तो अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ फल और फूल दोनों देगा, हष्ट पुष्ट होगा वो पेड़। अगर जड़ कमजोर है तो उस पेड़ में ना फल अच्छे आएंगे ना फूल अच्छे होंगे। 1 2 3 सीजन के बाद उसमें फल भी खत्म हो जाएंगे और फूल भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए
एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया खलनायक का, उसमें जो विलन होता है वो संजय दत्त के घर में जाकर कहता है कि आज तो पिछली जड़ें तो आपकी मजबूत हैं, आने वाली जड़ें मजबूत रहेंगी या नहीं ये पता नहीं, है ना। तो आने वाली जड़ें मजबूत रहें इसके लिए हमें पितर ऋण का उपाय जो है वो जरूर कर लेना चाहिए। किसी प्रकार का भी अगर ऋण हमारे टेवे में है तो हमें उस ऋण का उपाय कर लेना चाहिए, जहां तक मेरी सोच है। अब जो 9 ग्रह के 9 ऋण पंडित जी ने बता दिए, इनको देखने के भी पंडित जी ने तरीके बताए हैं। वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बिल्कुल आसान है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जिनको ज्योतिष में रुचि है, अपनी राशिफल पढ़ते हैं, अपने ग्रह पढ़ते हैं, वो भी इस चीज को समझ पाएंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पंडित जी कहते हैं कि खाना नंबर 9, कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 9। राशि की बात नहीं कर रहे पंडित जी, कुंडली के पक्के घर की बात कर रहे हैं। पक्के घर होते हैं जैसे खाना नंबर 1 असेंडेंट लगन, पक्का घर है वो। खाना नंबर 2 जिसे हम ससुराल का कहते हैं लाल किताब में, वो पक्का घर है खाना नंबर 2। खाना नंबर 3 भाई बहनों का, वो पक्का घर है खाना नंबर 3। पक्का घर खाना नंबर 4 चंद्रमा का। पक्का घर खाना नंबर 5 सूरज का, बृहस्पति का। इस तरीके से हमने लगन में 1 नंबर रख के 12 के 12 घरों में 12 तक घुमा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें देखना है कि हर ग्रह की राशियां हैं, और जो ये हमने 12 घर लिखे हैं, पक्के घर जो हमने 12 लिखे हैं, लगन को 1 नंबर देकर फिक्स कर दिया। आपका लगन चाहे किसी भी राशि का हो, कन्या का हो, मकर का हो, कुंभ का हो, मीन का हो, डजंट मैटर, वृष का हो, टॉरस का हो, तुला का हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपने जहां लगन लिखा है वहां 1 नंबर डाल के तरतीब 22 एंटी क्लॉक जो है वो 12 नंबर तक कुंडली के खाने भर दीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए ताकि आपकी जन्म कुंडली भी खराब ना हो। अब हर ग्रह की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्र को छोड़कर। सूरज और चंद्र की एक राशि है। आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली का खाना नंबर 9 देखना है, राइट। आपने अपनी कुंडली का खाना नंबर 9 देख लिया। उस खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह आकर बैठा है, जो भी मतलब जो भी कोई भी 9 ग्रह से कोई भी ग्रह आकर बैठ गया हो, जो ग्रह खाना नंबर 9 में आकर बैठ गया है उस ग्रह की राशियों को देखिए, राशियों जड़ को देखिए। जड़ मतलब राशियां। पंडित जी ने जहां जड़ का इस्तेमाल किया है लफ्ज का, उसका मतलब है राशियां देखें। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के साथ इसको भी आपको समझा देता हूं कि खाना नंबर 9 में चंद्रमा आकर बैठ गया। अब जब खाना नंबर 9 में चंद्रमा आपने बिठा दिया, या आपकी कुंडली में खाना नंबर 9 में पक्के घर, खाना नंबर 9 की बात कर रहा हूं, राशियों की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। उस 9 में जब चंद्रमा आ गया तो आपने देखना है कि चंद्रमा की राशि कौन सी है, जड़ कौन सी है, खाना नंबर 4, क्योंकि कर्क राशि वहां हमने लिखकर हम आए हैं 1 2 3 4 के तरतीब से। तो जब उस खाना नंबर 4 में बुध आकर बैठ जाए तो समझिए आपके टेवे में मातृ ऋण लग गया, आपके टेवे में ऋण लग गया। आपको अब ऋण का उपाय करना ही पड़ेगा। आप बिना इस ऋण का उपाय किए बिना आप छूट नहीं सकते। अब इसी तरीके से 9 के 9 ग्रह हम खाना नंबर 9 में बिठाएंगे और बुध को उनकी राशियों में बिठाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने शुक्र को खाना नंबर 9 में बिठा दिया। अब शुक्र की राशि है 2 और 7, वृष और तुला। अब खाना नंबर 2 में अगर बुध आकर बैठ जाए या 7 में बुध आकर बैठ जाए, उस वक्त भी ये टेवा जो है ऋण से पीड़ित हो जाएगा। शुक्र ग्रह का ऋण आपको लग जाएगा, जिसे स्त्री ऋण का नाम पंडित जी ने दिया है। चंद्रमा के लिए मातृ ऋण और शुक्र के लिए स्त्री ऋण। अब आपको इस ऋण का उपाय करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो ग्रह वहां आकर बैठा है उसकी जड़ खराब हो गई है। उसकी जड़ में बुध जाकर बैठ गया, और बुध जहां बैठेगा उस जगह को खोखला कर देगा, खाली कर देगा, क्योंकि बुध खाली खिलाओ है।
इसी तरीके से 9 के 9 ग्रह जब 9वें घर में आ जाएंगे, हम 9 ऋण जो पंडित जी ने बताए हैं उन ऋणों का जिक्र पंडित जी ने हमें समझा दिया। ये ऋण जो आपने देखना है, जैसे कि मैं पहले कह के आया हूं कि आपने जन्म कुंडली से देखना है और अकेले की कुंडली से नहीं देखना है। आपके परिवार में जितने आपके मेंबरान हैं, आपके परिवार में देखिए, परिवार सबसे पहले वो होता है पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन या अपनी औलाद। ये पहले परिवार का पहला दर्जा है। दूसरे दर्जे में फिर भुआ चाचे ताए आ जाते हैं। तीसरे में फिर जो है मामे नानके, ऐसे दूसरे तीसरे में आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं। कोई कैटेगरी नहीं है, मैं समझाने की वजह से मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं। जब 9 आपका, आपकी कुंडली का नंबर 9 जड़ जो खोखली हो गई, जिसे बुध बैठ के वो खोखला कर रहा है, तो अब आपको ऋण का उपाय तो करना पड़ेगा, इसको बांध के चलिए। लेकिन वो उपाय तब होगा जब आपके बाकी के होरोस्कोप में भी ऋण नजर आए। जब तक घर के मेंबरों के टेवे में, अधिकतर टेवों में ऋण की कंडीशन ना बने, तब तक ऋण का उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक के टेवे में बन रहा है तो पर्टिकुलर उस ग्रह का, और जो ऋण बना रहा है, जैसे शुक्र 9 में बैठ गया और बुध जाके 2 में बैठ गया, हम पर्टिकुलर इन 2 ग्रहों का उपाय कर देंगे। बुध का भी कर देंगे और शुक्र का भी कर देंगे, ठीक है। और साथ में बृहस्पति का ऋण जो है वो तो करेंगे ही, क्योंकि खाना नंबर 2, 5, 9, 10, 9, 11 और 12, इनमें अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो पितर ऋण तो बन ही गया। हाँ, जब तक बृहस्पति के पक्के घरों में, जड़ों में बृहस्पति के दुश्मन नहीं आएंगे, जब तक बृहस्पति का ऋण टेवे में नहीं बन रहा होगा, तब तक दूसरे ऋण वैलिड नहीं होंगे। ऋणों के नाम से उनको मत सोचिए, उनका उपाय करना लाजमी है। उपाय वो 43 हफ्ते का नहीं होगा, वो 43 दिन का उपाय होगा। एक ग्रह का नहीं होगा, दोनों ग्रहों का होगा। वो चैप्टर आगे जाकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, या मेरी दूसरी वीडियो जो आएगी आप उसमें देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं बनाना चाहता। मैं छोटी छोटी वीडियोस के जरिए आप लोगों को जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और अगर कोई मेरे से जुड़कर सीखना चाहता है, क्लास में आकर सीखना चाहता है, उसके लिए भी मैं उनका स्वागत करूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करके आप क्लास में आ सकते हैं। एक तो कंडीशन पंडित जी ने ये बता दी, बुध बैठा जड़ साथी जो है ना, मतलब जड़ में यानी घर में 9 में जो ग्रह बैठा है उसका साथी ग्रह बन जाए, उसके राशि में जाकर वो बैठ जाए, वो भी जो है बुध का ऋण जो है शुक्र का ऋण बन जाएगा, जो वहां ग्रह बैठा है नंबर 9 में। इस तरीके से 9 ग्रहों के 9 ऋण हो गए। अब पंडित जी कहती हैं इन ग्रहों के ऋण तो हमने देख लिए, इनके देखने के बाद जैसे हमने होरोस्कोप देखा, होरोस्कोप में हमें पता लग गया, कुंडली देखकर कुंडली के खाने में हमें पता लग गया कि ये ग्रह का ऋण बन रहा है, उपाय जरूरत है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि इसको कंफर्मेशन करने के लिए एक बार आप ठोस हालात भी जरूर देख लें, क्योंकि पंडित जी ने अपनी किताब के पहले पन्नों में ही लिख दिया कि अकेले टेवे से या अकेले हस्तरेखा से या अकेले जातक से अलग अलग करके देखने से कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बात को पक्के तौर पर मुकम्मल देखना चाहते हैं तो आप ठोस हालात भी जरूर देखिए, घर भी देखिए, जातक भी देखिए, टेवा भी देखिए, हाथ भी देखिए, क्याफा भी देखिए। अब जब हमने अब ठोस हालात के लिए पंडित जी कहते हैं कि पहले तो हम ये कंफर्मेशन ले लें कि इनके बुजुर्गों ने ऐसे कौन से कर्म किए जो इस जन्म में हमें वो ग्रह मंदे मिल रहे हैं। उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि जो जातक आपके पास आया है, अगर उस जातक में किसी प्रकार का भी ऋण आपको दिखता है तो आप उस ग्रह से संबंधित बातें, निशानियां पूछकर, ठोस हालात पूछकर, कारण और ठोस हालात, वजह क्या है उस ऋण की और ठोस हालात क्या है, इन दोनों को मैच कर लें। अगर ये मैच हो रही हैं तो ऋण वो पक्का है, उस ऋण का उपाय करवा दें। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बृहस्पति का ऋण किसी के ऊपर लग गया, टेवे में हमने देख लिया बृहस्पति का ऋण है और जातक हमारे सामने बैठा है, उनके घर के मेंबरान के भी टेवे हमने देख लिए, सभी टेवों में, अधिकतर टेवों में हमें ऋण जो है वो नजर आ गया। अब जब अधिकतर टेवों में हमें ऋण नजर आ गया तो हमने अब क्या करना है कि उस जातक को पूछना है पहले
पहले उसे वजह हम बताएंगे कि ये ऋण आने की वजह क्या है, टेवे में ये क्यों आया। वजह तो होगी ना, हर चीज के पीछे एक वजह होती है किसी भी बात के लिए। अगर मैं भी ये रील्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो इसकी भी कोई वजह होगी। आप सुन रहे हैं तो आपकी भी कोई वजह होगी सुनने की। बिना वजह तो कोई किसी को समय नहीं देगा, ना ही कोई किसी को वक्त देगा। अब उसकी वजह पंडित जी ने क्या कहा, जब बृहस्पति का ऋण होगा, उसकी वजह पंडित जी कहते हैं कि ऐसे जातक के बुजुर्गों ने कुल पुरोहित बदला होगा। कुल पुरोहित मतलब जो आपके बुजुर्ग बाप दादा जिन पंडित जी से, जिन पुरोहित से अपने कर्म कांड करवाते थे, सारे खुशी गमी में उनको बुलाकर उनसे पूजा पाठ हवन यज्ञ जो कुछ भी दान पुण्य होता करते थे, उनको देते थे, करवाते थे, वो बुजुर्गों ने उस कुल पुरोहित को बदल लिया, या उन्हें अपशब्द बोल के भगा दिया, मारा पीटा, व्हाट्सएवर कुछ भी, या किसी पीपल को कटवा दिया हो, कोई पूजनीय पीपल हो उसको कटवा दिया, प्लॉट ले लिया, वहां पीपल लगा था, लोग वहां आकर दिया बत्ती करते थे, और वो प्लॉट लेने के बाद उस पीपल को कटवा दिया उन्होंने। मंदिर को तुड़वा दिया, किसी कोई प्लॉट लिया जहां किसी ने छोटा सा मंदिर बिल्कुल छोटा सा बनाकर रखते होते हैं, है ना, कोई गरीब रहता है तो वो माली वगैरह जैसे ऐसे कोई गरीब बंदे रहते हैं प्लॉट में, तो वो छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं। जब वो खुद चले जाते हैं तो मिट्टी का मंदिर बना होता है उसको वहीं छोड़ जाते हैं, तो वो मंदिर भी उन्होंने, कोई हो सकता है बुजुर्गों ने तोड़ा हो या तुड़वाया हो। इस तरह के किसी का सोना हड़प लिया हो, किसी का सोना लेकर मुकर गए हो, है ना, कुछ भी वजह हो सकती है बृहस्पति से रिलेटेड। किसी की बेइज्जती कर दी हो, किसी इज्जतदार बंदे के ऊपर ब्लेम लगा दिया हो, है ना, ऐसे कुछ भी बात हमारे बुजुर्गों ने की होगी जो हमें इस जन्म में वो ऋण लेकर हम आ गए। ये थी वजह। अब इसकी निशानी क्या होगी, है ना, इसकी निशानी वो कहते हैं कि ऐसे जातक को या इसके परिवार को, है ना, क्योंकि बुजुर्ग तो करके चले गए, अब रह गए हम या हमारे भाई बहन और हमारे रिश्तेदार या हमारे बच्चे, उनको किसी की सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको बोदी के बाल, जहां ये बोदी रखते हैं, चोटी रखते हैं, यहां के बाल खुद ब खुद झड़ जाएं बिना बीमारी के। सोना बिक गया, सोना गुम हो गया, सोना चोरी हो गया, शरीर में एक्सेस मोटापा आ गया, खान पान वही है जो सारे घर के मेंबर खाते हैं, लेकिन घर के कुछ मेंबरों को मोटापा आ गया, या घर में पीपल उगने शुरू हो गए, दीवारों में पीपल निकलने शुरू हो गए, या किसी पीपल की छांव हमारे घर में आनी शुरू हो गई। इस तरीके से कुछ भी इस प्रेजेंट हालत में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ये उंगली कट गई, इतना पीस ही उतर गया, इतनी सी रह गई, बाकी इतनी या ये इतनी रह गई। नाक के ऊपर कट आ गया, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, ये सब बृहस्पति का ऋण लेकर हम आ गए। इसी तरीके से सभी ऋणों के बारे में पंडित जी ने जिक्र किया। अब पंडित जी इनका उपाय भी उन्होंने हमें बताया। पंडित जी कहते हैं कि जिस टेवे में, जिस परिवार में ऋण है, उस परिवार को अपने जितने भी खून से संबंधित रिश्तेदार हैं, खून से संबंधित रिश्तेदार का मतलब होता है हमारे दादके की साइड, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे लक्कड़ दादाजी वगैरह वगैरह, उनकी साइड के हमने बंदे लेने हैं जो जीवित है, जो जीवित है हमने उनसे पैसे लेने हैं, क्योंकि भोग तो जीवित वाले रहे हैं ना, वो तो करके अपना कर्म चले गए। जितने मेंबर हैं उन सब मेंबरों से हमने पैसे लेने हैं, मेल जितने मेल है सबसे हमने ले लिए। पहले तो पिताजी हैं तो पिताजी से ले लिए, मैंने दे दिए, मेरे बेटे ने दे दिए, मेरी पत्नी देगी, मेरी बेटी देगी, अगर मेरे बच्चे विवाहित है तो उनकी पत्नियां भी देंगी, उनका जवाई नहीं देगा, सन इन लॉ से नहीं लेना है, अगर वो देना चाहिए उसकी इच्छा, वैसे नहीं लेना है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, यानी कि मेरे दोता दोती या मेरे बेटे के बच्चे, मेरे पोता पोती, उनके पैसे डालने हैं।
सबके इक्वल पैसे डालने हैं। सबके इक्वल का मतलब अगर 1 रुपए मैंने अपना डाल, पिताजी ने मेरे ने 1 रुपए डाला है तो मैं भी 1-1 रुपए सबका, सबने अपने अपने हिस्से से देनी है। अब मान लीजिए कोई ऐसे भी परिवार में है जिनसे हमारी बोलचाल बंद हो गई, या दूर चले गए, या नहीं दे सकते, या नहीं कह सकते, कोई भी वजह हो सकती है। परिवारों में आजकल आम ये चीजें होती हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि आप उनका 10वां हिस्सा अपने पास से डालें। मतलब अगर हमने 1 रुपए डाला, पिताजी ने 1 रुपए डाला, बेटे ने 1 रुपए डाला, बहू ने 1 रुपए डाला, बेटी ने 1 रुपए डाला, जवाई ने 1 रुपए डाला, भांजे भांजियां भतीजी भतीजों ने 1-1 रुपए डाला, चाचे ताई ने 1 रुपए डाला। अब मेरी भुआ मेरे से नहीं बोलती फॉर एग्जाम्पल, तो भुआ के इंटू 10 करके मैं 10 रुपए डालूंगा। 10 गुना ज्यादा मुझे डालने पड़ेंगे भुआ जी के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है पैसे लेकर इकट्ठे कर लेने हैं और उसका उपाय करना है। उपाय क्या है कि अपने पुश्तैनी जो धर्म स्थान है, या आपके घर के बाहर बिल्कुल आपके नजदीक लगता हुआ जो धर्म स्थान है, वहां जाकर वो पैसे दान दे दे, मंदिर में चढ़ा दे। ये उपाय आपको हो सके तो 43 हफ्ते कीजिए, नहीं तो एक बार तो जरूर करना है। जिनसे आप पैसे ले रहे हैं उनसे आपने कहना है कि आप पैसे डाल दो, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग, हमारे मतलब आपके और मेरे साझे ही थे हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हमें अपने कर्मों द्वारा जो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करके गए हैं, या जो मुसीबत पूज्य पंडित जी हमें बता रहे हैं, जो परेशानियां हमें बता रही हैं, या जो हम भोग रहे हैं, ये उनके द्वारा किया हुआ कर्मों के पापों के फल है जो हमें मिल रहे हैं। ये फल आगे हमारे बच्चों के बच्चों में ना जाएं, या आगे ये दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हमें ये उपाय करना बहुत जरूरी है। आप पैसे दे दोगे तो आपके परिवार से भी ये जो खून में दौड़ रहा कोड़ है ये निकल जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो मैं तो आपके डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप दे दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो दे दे तो बेहतर, ना दे तो आप 10 गुना करके अपने पास से डाल दीजिए। इसका फायदा आपको भी होगा और उनको तो होगा ही होगा। कर्म हमने करना है, बाकी सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं है ना। उपाय रूह की शांति के लिए हमें शांति मिल जाएगी कि भाई हमने उपाय कर लिया। अब प्रभु जो है ये कष्ट, ये दर्द, ये प्रॉब्लम जो है शायद प्रभु अब ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा, एक पॉजिटिव ऑरा हमारे चारों तरफ आ जाएगी। इस तरीके से हमने ऋण का उपाय करना है। उपाय के और भी देखने के तरीके हैं, और भी कंडीशंस हैं, वो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें वो और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत लोग हैं जो लाल किताब सिखाते हैं, उनसे संपर्क कीजिए। आप अगर मुझसे ही सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीफोन नंबर है 9463414434। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैं आपको जरूर राय दूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, आपका जो भी सवाल होगा वो भी लूंगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब कोई बुजुर्ग पूरा हो जाता है, मर जाता है, बुजुर्ग जब स्वर सिधार जाता है तो उनके हम श्राद्ध करते हैं, जो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। ये श्राद्ध अगर आपको तिथि याद ना हो तो एक आखिरी श्राद्ध जो होता है सर्वपितृ श्राद्ध, उस श्राद्ध में आप अपने बुजुर्गों के नाम का जो भी देना चाहें, मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान जहां आपकी आस्था है वहां दे सकते हैं। ब्राह्मण को दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपकी अपनी मन की शांति है। हाँ, एक रूटीन आप जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए पहले जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि जब भी अमावस्या आती थी तो अपने घर से थोड़ा बहुत अन्न, फल फूल जो है ब्राह्मण को या धर्म स्थान में हम रख के आते थे। वो इसीलिए कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे चले गए हैं वो उनकी जो ब्लेसिंग्स है हमें मिलती रहे। हम साल में सिर्फ एक बार श्राद्ध करते हैं, तो क्या साल में सिर्फ एक बार ही उनको भूख लगती है, वो सारा साल भूखे रहते हैं? ऐसा भी नहीं है।
वो सारा साल खाते रहती हैं, जिनके पास गई हैं वो उनको खिला रहे होंगे। और ये भी नहीं है कि हर अमावस्या को हम देंगे तभी वो खाएंगे, बाकी 29 दिन भूखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूं, पंडित जी ने लिखा है, अगर है तो सिर्फ तेरी रूह की शांति के लिए ये काम तूने करने हैं, अपनी मन की शांति के लिए करने हैं, कि मैं एक अच्छे कर्म कर रहा हूं। कोई जादू मंत्र नहीं है, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना मोटिव होता है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, लाल किताब के नाम पर बहुत सारे पैसों के द्वारा उपाय नहीं है, बिल्कुल इजी उपाय हैं, सरल उपाय हैं, घर से ही उपाय किए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस लेकर उपाय किए जा सकते हैं, परहेज किए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस ली जा सकते हैं, जिससे आपके सारे प्लेनेट अच्छे हो जाएंगे। आप परहेज पर ज्यादा ध्यान दें, उपाय जो करनी है वो ऐसे करें जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। जैसे कोई भी ऐसी चीज नदी, नहर, दरिया में मत गिराएं जिससे जीव जंतु को हानि हो, है ना। आप खाने पीने की चीज जैसे अनाज हो गया, चावल हो गए, तांबा हो गया, है ना, चांदी हो गई, ऐसी चीजें आप पानी में बहा सकती हैं। इनसे पानी जो है वो फिल्टर होता रहता है, और जो आप अनाज डालते हैं वो वहां जीव जंतु जो है वो खा सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे फल मिलते हैं। अच्छा कर्म आप कीजिए, अच्छे फल आपको मिलेंगे। पानी को दूषित मत कीजिए, पानी में गंदे लिफाफे, कपड़े, फोटोआं, ऐसी चीजें मत डालिए जिससे नदी, नहर, नाला दूषित हो, खराब हो। इससे हम अपने घर की गंदगी अगर हम किसी नदी, नाला, दरिया में फेंक देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि घर की गंदगी निकाल दी, लेकिन हमने जो अपने मन के अंदर गंदगी इकट्ठी कर ली, हमने जो अपने दिल के अंदर अपनी गंदगी इकट्ठी कर ली, वो साफ नहीं होगी। वो नदी तो फिर साफ हो जाएगी, वो पानी नहर लिफाफे के साइड में चले जाएंगे, किनारे पे लग जाएंगे, कोई ना कोई इधर उधर निकल जाएंगे, निकाल लेंगे। लेकिन जो वो लिफाफे, कपड़े, कूड़ा, झाड़ू वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें हम फेंक आती हैं, ये फेंकने के बाद जो चंद्रमा आपका अपना, जो सेल्फ, खुद में जो चंद्रमा आपका मौजूद है, आपका मन, वो फिर किसी उपाय से ठीक नहीं होगा। उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी चंद्रमा के उपाय करते रहिए, आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप नदी, नाला, दरिया में गंदगी ना फेंके, सिर्फ फेंके, डालें तो सिर्फ अनाज डालें, खाने वाली चीजें, अनाज, साबुत अनाज, दले हुई अनाज, है ना, कॉपर डाल सकते हैं, चांदी डाल सकते हैं, आपकी हैसियत है सोना डाल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीजें डालिए जिससे पानी दूषित ना हो, पानी अच्छा हो, ताकि आपका चंद्रमा भी अच्छा हो, आपकी जमीन जायदाद बढ़े, आपका रिजक का चश्मा जो है वो बढ़े। क्योंकि चंद्रमा को हमारी लाल किताब में रिजक का चश्मा कहा गया है, जो नंबर 4 है। 4 यानी कि आमदन का दरिया भी है। अब आमदन का दरिया तो बहता हुआ ही अच्छा होता है, अगर उसमें गंदगी आ जाए तो फिर कैसे साफ होगा? वो साफ थोड़ा ही होगा जो पंडित जी ने लिखा है कि तेरे तूने अपने कर्मों के द्वारा जो पाइप आ रही थी तेरी पानी की नाली, उसमें रोड़े पत्थर अटक दिए हैं, उसे साफ कर लो। आप बोलो जी मैं लिफाफे फेंक आया हूं तो अब मेरे पाइप में वो रोड़े पत्थर अटक गए हैं, अब मैं वो चंद्रमा के उपाय कर देता हूं, वो साफ हो जाएंगे। मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं चाहे आप लोगों से कम ज्ञानी हो सकता हूं, मुझे लाल किताब कम आती होगी, मुझे ज्ञान बहुत कम होगा, मगर प्रैक्टिकल जो बात मैं आपको बोलूंगा वो प्रैक्टिकल 100% सिद्ध बात होगी, सच्ची होगी। आप आजमा कर देख लेना। कभी भी आपकी की हुई गलती आप कभी नहीं सुधार सकते। आपने जो गलती कर ली, अगर आप चाहें ना कि आप उसको सुधार लो, वो नहीं सुधरेगी। वो गलती तो हो गई, वो अध्याय लिखा गया, वो चैप्टर लिखा गया, उस चैप्टर को आप बदल नहीं सकते। वो चैप्टर लिखा गया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, यूं समझिए। अगर गलती करके उसका सुधार हो जाता तब तो आज ये सारी दुनिया इस तरीके की ना होती कि मैं गलती कर देता हूं, मैं थप्पड़ मार देता हूं किसी को और फिर मैं सुधार कर लो, जी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। गलती कभी नहीं सुधर सकती, गलती जो हो गई सो हो गई। आगे से आप वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, वो हो सकता है, लेकिन उस गलती को जो आपने कर दी है वो सुधर नहीं सकती, वो गलती रिवाइंड नहीं होगी। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि जुबान से निकला हुआ शब्द
और कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, ये कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए सोचो, समझो, अपने आप को समय दो, उसके बाद बोलो। आपने जवाब देना है, आप दो जवाब, लेकिन थोड़ा सा पॉज देकर जवाब दो, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। थोड़ा सा पॉज देना बहुत जरूरी है। लाइफ में हमने बहुत गलतियां हम कर देते हैं, हमने की हैं, है ना। अगर कोई अपनी गलती को हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन उस गलती से जो हमने सीखा है, हम वो तो एक दूसरे के साथ बांट ही सकते हैं, है ना। तो ये ऋण के ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है। आप इस वीडियो को देखें, समझें, इसको अप्लाई करें, उपाय जरूर करें। अगर ऋण आपके सबके टेवे में बृहस्पति का ऋण लग रहा है तो 43 हफ्ते उपाय होगा। अगर बृहस्पति का ऋण नहीं लग रहा है, किसी और ग्रह का ऋण लग रहा है, तो फिर आप 43 दिन, एक बार हफ्ते में एक उपाय कर देना, उसके बाद आप 43 दिन का उपाय करना है। ये मेरी किताब को पढ़ के जो मैं समझ पाया हूं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कॉल करके मुझे ठीक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको खान नंबर 9 की जड़ की बात की, अपनी जड़ को हमेशा साफ और मजबूत रखिए। आपकी जो जड़ है वो आपके बाप दादा थे या हैं। मेरी जड़ मेरे बाप दादा थे, मेरे बच्चों की जड़ मैं हूं। अगर मैं अपना आप को ठीक रखूंगा, अपने चरित्र को, अपने खान पान को, अपनी वाणी को, अपनी दिनचर्या को ठीक रखूंगा, तो आगे मेरी जो नस्लें हैं वो अच्छे रहेंगे और आगे वो भी अच्छा ही सीखेंगे और आगे अच्छा ही बताएंगे। तो संयुक्त परिवार में रहें। अगर घर छोटे होने की वजह से संयुक्त परिवार में आप आज नहीं रह सकते तो बेशक आप अलग रहिए, लेकिन हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार गेट टुगेदर होकर सारा परिवार एक साथ बैठिए, गप्पे मारिए, बोलिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, इकट्ठे खान पान करें। इससे आपका मंगल बढ़िया हो जाएगा। कोई राहु आपको तंग नहीं करेगा, कोई शनि आपको तंग नहीं करेगा, कोई केतु आपको तंग नहीं करेगा, कोई बुध आपको तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक अकेला मंगल ही कुंडली के खाना नंबर 9 में बैठा हो, सभी ग्रहों को वो दुरुस्त कर देता है, बांध देता है, वो सारे ग्रहों को अच्छा कर देता है। यानी कि जड़ ही इतनी मजबूत हो गई। जड़ मंगल, मंगल हमारा खून, हमारा ब्लड, है ना। तो हमारा खून जो हमारे बाप दादे का डीएनए हमारे अंदर चल रहा है, वही डीएनए अगर 9 में आ गया, बैठ गया मंगल किसी का, तो वो उस बंदे को तो स्पेशली चाहिए कि अपना मंगल खराब ना करे, परिवार के साथ रहे, संयुक्त परिवार के साथ रहे, ज्वाइंट फैमिली में रहे। नहीं रह सकते तो गेट टुगेदर जरूर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। खुश रहें, आबाद रहे, मालो जान बढ़ते रहे, मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी आप करते रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।